हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 कर रहे थे हम खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा, फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। आज हम पार्ट 2 करेंगे और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में आज हम खाद्य मानकों के बारे में पढ़ेंगे जो अलग अलग स्तर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे खाद्य मानक में कंपनी मानक, राष्ट्रीय मानक, क्षेत्रीय मानक और अंतर्राष्ट्रीय मानक। भारत में खाद्य मानक अधिनियमन या नियमन कौन कौन से हैं उनको पढ़ेंगे, और ख़ास करके एक अधिनियम खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 यानी कि FSSAI जिसको हम कहते हैं, उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानक और समझौते कौन कौन से हैं उनका अध्ययन करेंगे। खाद्य सुरक्षा संबंधी कौन कौन सी प्रबंधन प्रणालियाँ हैं, सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ, उनका अध्ययन करेंगे। और इस क्षेत्र में जीविका या करियर के क्या अवसर हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम खाद्य मानकों से शुरू करते हैं। खाद्य मानक का अर्थ है वो रूल्स और रेगुलेशन जो सभी खाद्य उद्योग में लगे हुए सभी व्यवसायी को फॉलो करने पड़ते हैं, सभी के लिए एक जैसे होते हैं और जिनका पालन करना आवश्यक ही नहीं है, अपितु एक अच्छे प्रोडक्ट और सुरक्षित प्रोडक्ट को देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बिना उनका उत्पादन और उनका मार्केट में कंज्यूमर तक पहुंचना संभव नहीं है। तो इस तरह के जो गुणवत्ता संबंधी और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, उनको हम खाद्य मानक कहते हैं। अभी हमने पिछले उसमें देखा कि कंपनी खाद्य मानक होते हैं, एक भारतीय खाद्य मानक हैं, क्षेत्रीय हैं और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खाद्य मानक हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, कंपनी खाद्य मानक वो मानक है जो एक कंपनी स्वयं अपने लिए बनाती है। जैसे हम हल्दीराम की शॉप पे जाते हैं, हल्दीराम के स्टोर पे जाते हैं, तो वो किन स्थितियों में किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, ये जो भी मानक वो तय करेंगे, जो भी रूल्स वो बनाएंगे, उनको कंपनी द्वारा बनाए गए खाद्य मानक कहा जाएगा। इसके बाद आता है भारतीय खाद्य मानक यानी कि राष्ट्रीय स्तर के खाद्य मानक जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। FPO आपने सुना है, आपने फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के बारे में सुना हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, PFA जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। तो ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस सरकार के स्तर पे जो बनते हैं वो राष्ट्रीय स्तर के मानक कहलाते हैं। कुछ खाद्य मानक क्षेत्रीय स्तर पर भी विकसित किए जाते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया की जलवायु और वहाँ के जो क्षेत्रीय समूह हैं वो मिलकर आपस में तय करते हैं और उनको फॉलो करते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खाद्य मानक, जो कि क्योंकि खाद्य पदार्थों का जो उद्योग है वो बहुत बड़ा उद्योग है, इसलिए आयात और निर्यात भी की संभावनाएं उसमें बहुत हैं और बहुत बड़े स्तर पे खाद्य पदार्थों का आयात और निर्यात होता है। इसलिए जो परस्पर देशों के बीच में जो मानक फॉलो किए जाते हैं उनको हम अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक कहते हैं, जिसमें हम ISO और CAC को प्रमुखता देते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। भारत में खाद्य मानक नियमन 2 प्रकार के हैं। एक स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण, यानी कि ऐसे प्रमाणीकरण, ऐसी क्वालिटी वाले चिन्ह जो स्वैच्छिक होते हैं, यानी कि उस खाद्य उद्योग को उसको अपनाना स्वैच्छिक है, उसकी इच्छा पे निर्भर करता है। और दूसरे वो होते हैं जो आवश्यक रूप से किसी भी खाद्य पदार्थों के उद्योग में लगे हुए व्यवसायी को मानने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे यहाँ PFA 1954 में प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के रूप में शुरू हुआ था। हिंदी में इसे खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 कहते हैं। ये बहुत बार संशोधित हो चुका है, यानी कि समय समय के अनुसार बहुत बार इसके अंदर चेंजेस किए जा चुके हैं। बहुत बड़े पैमाने पर आयात और निर्यात संबंधी जो उत्पाद बनते हैं उनको इससे संबंधित जितनी भी शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। कुछ और अधिनियम भी हैं, जैसे फल और सब्जी उत्पाद आदेश, इसको हम FPO कहते हैं शॉर्ट में। मांस खाद्य उत्पादन आदेश जो मांसाहारी पदार्थों के उत्पादन से संबंधित है, और वनस्पति तेल उत्पाद आदेश जो कि वनस्पति तेल यानी कि जो रिफाइंड ऑयल बनाए जाते हैं उनसे संबंधित है। और ये उन रिफाइंड ऑयल की जिस तरह से उनको बनाया जाता है, जिन परिस्थितियों में बनाया जाता है, उससे संबंधित इसके अंदर नियमन और आदेश होते हैं। आपकी जो स्क्रीन है उस पर लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे कुछ चिन्ह भी दिए हुए हैं जो भारत में आम तौर पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए या क्वालिटी दिखाने के लिए प्रोडक्ट की यूज़ होते हैं।
ISI, एग मार्क, हॉलमार्क, FPO। ये जो कोने में दिया हुआ है जागो ग्राहक जागो, ये आप सबको पता होगा कि भारत सरकार का कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने का एक अभियान है, जो आप पहले भी पढ़ा होगा आपने। तो ये सारे कुछ चिन्ह हैं, FSSAI का भी इसमें दिया हुआ है, जो सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों पर लगना आवश्यक है। सिल्क मार्क दिया हुआ है, ये सब आप दूसरे उसमें पढ़ेंगे। जो प्रमुखता से हमारे खाद्य पदार्थों से संबंधित हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे अब ये ISI, एग मार्क और ये जो आते हैं, ये आते हैं स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण में। यानी कि एक तो अभी हमने ये था आवश्यक खाद्य अधिनियमन, जिसमें PFA, फल और सब्जी उत्पाद आदेश यानी कि FPO और PFA वगैरह आते हैं, मांस खाद्य उत्पादन आदेश और वनस्पति तेल उत्पाद आदेश आते हैं। अब जो स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण है, उसमें हमारा एगमार्क और ISI ये आते हैं। इनको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, हिंदी में हम इसे भारतीय मानक ब्यूरो कहते हैं, ये हमारा ISI का चिन्ह देता है। और ये कब सर्टिफाई करता है? देखो, बहुत सारी कंडीशंस और बहुत सारी स्थितियाँ ये बताते हैं कि आपको किसी प्रोडक्ट को के ऊपर अगर ISI मार्क चाहिए। ISI मार्क बताता है, जब आप किसी प्रोडक्ट को लेने जाते हैं, जैसे खासकर आपने प्रेशर कुकर या बिजली के उपकरण देखे होंगे, उनके ऊपर ISI मार्क लगना आवश्यक होता है। तो जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और गवर्नमेंट के पास जाते हैं ISI मार्क लेने के लिए, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट माना जाए, तो सरकार आपको बहुत सारे नियमों को फॉलो करने को कहती है। जब आप उन नियमों को फॉलो करते हैं तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है। तब सरकार आपको ISI मार्क को यूज़ करने का लाइसेंस देती है। तो BIS जो है हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, वो कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए देता है ये चिन्ह। गोल्ड ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क भी वही देता है। इसके अलावा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को भी देखता है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को भी देखता है, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ और क्या सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको भी देखता है। फूड की सेफ्टी से रिलेटेड भी सिस्टम को वो एनालाइज करता है, फॉलो करता है। आगे हम कुछ और चीज़ें भी पढ़ेंगे जो भारतीय मानक ब्यूरो जिसको देखता है, जिससे संबंधी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। फिर आता है हमारा एग मार्क। जैसे हम अभी ISI के बारे में पढ़ रहे थे, तो ISI के बारे में आपको कुछ एग्जांपल्स देने पड़ेंगे और इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूट, ये ISI की फुल फॉर्म है। 1955 में ये स्टार्ट हुआ था और ज़्यादातर ये औद्योगिक उत्पादों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रमाणित करता है कि ये जो उत्पाद है वो भारतीय मानक के अनुसार है। इसमें कुछ पदार्थों के लिए ISI मार्क लेना कंपलसरी होता है, लेकिन कुछ के लिए ये स्वैच्छिक भी है। जैसे कि बिजली के उपकरण हैं, स्विच हैं, मोटर, तार, केबल हैं, हीटर है, रसोई के उपकरण हैं, सीमेंट है, रसोई गैस वॉल्व है, LPG सिलेंडर है, तो इन सब में ये अनिवार्य है। लेकिन बाकी जैसे बच्चों का जो दूध पाउडर आता है, रेडीमेड फॉर्मूला मिल्क जो आता है, उसमें ये कॉफ़ी में भी लगा होता है, उसमें मिल्क में भी लगा होता है। इस तरह के जो संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं उनके ऊपर भी ये अक्सर लगाया जाता है और वहाँ पे ये इस तरह से कुछ उन पे ये स्वैच्छिक होता है। यानी कि अगर वो कंपनी चाहती है कि उसके खाद्य पदार्थ को अच्छी क्वालिटी का माना जाए तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकती है। रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद ये उसे यूज़ कर सकती है। इसी तरह आपके सामने हॉलमार्क है, ये भी भारतीय मानक ब्यूरो जो ज्वेलरी उत्पाद होते हैं सोना चांदी के, उनकी अच्छी क्वालिटी को बताने के लिए उनके ऊपर यूज़ किया जाता है। इसका जो साइन है, जो ब्लू में आप देख पा रहे हैं, ये इसका प्रमुख साइन है और इसकी जो डिटेल है वो ये जो ज्वेलरी का एक एग्जांपल दिया हुआ है इसके ऊपर दी गई है। फिर आता है हमारा एग मार्क। एग मार्क हमारा 1937 में स्टार्ट हुआ था, 1937, और 1986 में ये संशोधित हुआ था। डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
हिंदी में हम इसे कहेंगे भारत सरकार का विपणन और निरीक्षण निदेशालय, ये इस मार्क को जारी करता है। और ये एक ऐसा प्रमाणीकरण चिन्ह है जो खाद्य पदार्थों, कृषि से संबंधित कच्चे या संसाधित खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें मसालों का, तो मिर्च साबुत पे भी अगर पैकेट में बंद किया जाता है तो उस पर भी ये हो सकता है, और इसके पाउडर पे भी हो सकता है। पाउडर फॉर्म में अगर हम मिर्च को लेते हैं तो ये उसके लिए संसाधित पदार्थ हो जाता है उसका। तो बेसन, दालें, आटा, घी, देसी घी और मसाले और तेल, ये सभी एग मार्क वाले पदार्थ हैं। उदाहरण के लिए अगर देखे जाएं तो इसमें भी श्रेणीकरण किया जाता है, ग्रेड 1, 2, 3, 4, ऐसे 4 ग्रेड बनाए जाते हैं। ग्रेड 1 जाहिर सी बात है सबसे अच्छे वाला प्रोडक्ट होता है। एग मार्क मानकों के अंतर्गत 213 विभिन्न वस्तुएं जैसे दाल, अनाज, खाद्य तेल, वनस्पति तेल, फल, सब्जियां और सेमी प्रोसेस्ड फूड जैसे सेवई को कवर किया जाता है। सेवई तो आप सब समझते ही हैं। इसकी प्रयोगशाला नागपुर में है। इसके अलावा और भी 10-11 शहर हैं जहाँ पे ये प्रयोगशाला होती है। इससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट की यहाँ पे पिक दी हुई है, वो आप अपनी जानकारी के लिए रख सकते हैं। अब एफपीओ के बारे में हमने पढ़ा था। एफपीओ हमारे जो ज़रूरी खाद्य नियमन है उनके अंदर आता है। ये भी 1955 में स्टार्ट हुआ था और प्रसंस्कृत फल उत्पादों पर लगता है। प्रसंस्कृत का अर्थ है जैसे फ्रूट से जूस बनाया गया, फ्रूट से सिरप बनाया गया, फ्रूट से जैम बनाया गया, जेली बनाई गई, तो ये प्रसंस्कृत हो गए। इन सब पे एफपीओ प्रोडक्ट लगता है। ये बताता है कि खाद्य पदार्थ जो है वो सुरक्षित माहौल में निर्मित किया गया है और लोगों की सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। एक विक्रेता के लिए, स्ट्रीट फूड विक्रेता के लिए ज़रूरी बातें क्या हैं और किस तरह से हम फूड हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं और भोजन को सुरक्षित रखने के लिए किन प्रोसेस को, किन प्रक्रियाओं को हमें अपनाना चाहिए, ये हम पढ़ सकते हैं इस स्लाइड से। अब आता है हमारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006। देखिए, अब तक हमने स्वैच्छिक और आवश्यक खाद्य मानक अधिनियमन के बारे में, खाद्य मानक नियमन के बारे में पढ़ा है। अब हम इसी में से एक अधिनियम, यानी कि जो आवश्यक खाद्य अधिनियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, उनमें से एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको हम FSSAI कहते हैं शॉर्ट में, और इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता नियमन के सभी नियमों का एकीकरण करके खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 बनाया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य खाद्य से संबंधित नियमों को समेकित करना है। असल में PFA जो स्टार्ट हुआ था, उसके बाद PFA एक नियम हो गया, फिर फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर एक दूसरा हो गया, मांसाहारी खाद्य पदार्थों से संबंधित एक और रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए। इस तरह बहुत सारे, रिफाइंड ऑयल का एक अलग से कानून हो गया। तो बहुत सारे कानून अलग अलग प्रकार से होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। इस वजह से सारे इन अधिनियम नियमों में जो भी बातें थी उनको समेकित करके, यानी कि इंटीग्रेट करके एक ही अधिनियम यानी कि कानून बना दिया गया 2006 में, जिसको हम FSSAI के नाम से जानते हैं। खाद्य के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने, उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात के नियमन के लिए की गई थी, ताकि मानव उपयोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। अब जो खाद्य पदार्थ थे उनके लिए इस तरह के मानक निर्धारण करने की आवश्यकता थी जो निर्माण के समय भी फॉलो किए जा सकें, भंडारण के समय भी, वितरण के समय भी, विक्रय के समय, आयात और निर्यात के समय भी फॉलो किए जा सकें, ताकि वो जो खाद्य पदार्थ है वो हर मनुष्य के लिए सुरक्षित भी हो और पौष्टिक भी हो। तो इस वजह से ये जो कानून था इसको लाया गया था। अधिनियम में निर्माण परिसर और उसके चारों ओर स्वास्थ्यजनक परिस्थितियां बनाए रखने और वैज्ञानिक तरीके से मानव स्वास्थ्य के खतरों के कारकों का आकलन और प्रबंधन का प्रावधान है। इसके कहने का अभिप्राय ये है कि जो खाद्य पदार्थ बनाया जा रहा है सिर्फ उसके बारे में ही नहीं सोचना,
उसके आसपास जो उसका निर्माण परिसर है, उसमें किस तरह का निर्माण परिसर है, यानी कि जो वो क्षेत्र है उसका वातावरण कैसा है, साफ सफाई वाला है कि नहीं है, कौन कौन से स्वच्छता संबंधी मानकों का वहाँ प्रयोग किया जाता है, वहाँ जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो हैंडल कर रहे हैं फूड को, वहाँ पे किस तरह की परिस्थिति मेंटेन की जा रही है, और अलग अलग सोर्स से मानव जीवन के लिए या मानव स्वास्थ्य के लिए किस किस प्रकार के खतरे संभावित हो सकते हैं, उन संभावनाओं का पहले से ही पता लगाना और पहले से ही निदान करना, ताकि वो खतरा किसी बीमारी का रूप लेके हानि ना पहुंचा सके, तो उसका पहले से ही प्रबंध कर दिया जाए। ये सभी प्रावधान इस कानून में हैं। तो इस तरह से खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 इंटीग्रेटेड अधिनियम है, जिसमें अभी तक बनाए गए सभी कानूनों में जितनी भी बातें थी उन सभी का समावेश किया गया है, और सभी खाद्य पदार्थों से संबंधित जो उद्योग हैं उनको ये फॉलो करना अति आवश्यक है। अब हम पढ़ते हैं खाद्य सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानक और समझौते कौन कौन से हैं, जिनकी वजह से आयात और निर्यात संबंधी जो नियम हैं वो प्रभावित होते हैं। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते हैं जो खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता में अपनी भूमिका निभाते हैं। इनको हम 3 स्तर पे पढ़ते हैं। ये 3 अलग अलग हैं। एक है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिसको CAC कहा जाता है शॉर्ट में। एक है अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। इनके जो लोगो हैं वो आपके सामने दिए हुए हैं राइट साइड में। ISO कोडेक्स, और नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, इसकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ये 1961 में FAO द्वारा स्थापित किया गया था। FAO यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1961 में ये स्टार्ट किया गया था। रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉइंट FAO और WHO फूड स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम सिंस 1962 से लेकर अब तक ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा स्टैंडर्ड यानी कि गुणवत्ता संबंधी मानकों से जुड़े हुए प्रोग्राम ये बना रहा है, और जो पूरे संसार भर के देशों पर, जो भी इसके सदस्य देश हैं, उनके ऊपर लागू है। उस समय इसके 166 सदस्य देश बने थे, और इंडिया भी उसमें से एक था, और एक संगठन था यूरोपियन कंट्रीज़ का। भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से इसका सदस्य है, यानी कि भारत का जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसने इसकी सदस्यता, उस विभाग के थ्रू भारत इसका सदस्य है। और CAC यानी कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन खाद्य मांगों से संबंधित विकास कार्यों के लिए एकमात्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र है, जिसका अर्थ खाद्य नियमावली है। इसके कहने का अभिप्राय ये है कि इन्होंने एक खाद्य नियमावली यानी कि फूड से संबंधित, फूड की क्वालिटी और सेफ्टी से संबंधित एक रूल बुक बनाई है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसी के सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। ये खाद्य मानकों का एक संग्रह है, यानी कि एक बुक है जिसमें फूड स्टैंडर्ड्स को डिस्क्राइब किया गया है, और ज़्यादातर देश जो है, जो अपने राष्ट्रीय मानक बनाते हैं, वो इन पे आधारित ये जो कोडेक्स मानक होते हैं, यानी कि ये जो खाद्य मानक ये CAC बनाता है, उस पे आधारित ही अपने मानक तय करते हैं। भारत में नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट है, NCCP, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है। ये जैसा हमने भी पिछले उसमें पढ़ा था, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS में स्थित है, जो कि दिल्ली में है। और इसके जो कोडेक्स, राष्ट्रीय कोडेक्स समिति है, उसके सहयोग से ही कोडेक्स से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनको बाकी उसमें देश में प्रसारित और प्रोत्साहित किया जाता है। ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपके नीचे दी गई वेबसाइट पे इसको चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है,
FAO WHO ने कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की को एक साकार रूप दिया, और इससे संबंधित जो कानून है, कुछ चीज़ें और हैं डिटेल की, वो आप साइट में पढ़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्डाइजेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। इसका लोगो आपके सामने है। अब ये एक तरह से गुणवत्ता से जुड़ा हुआ, ये खाद्य पदार्थों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, डायरेक्ट जुड़ा हुआ संस्थान नहीं है, ये गुणवत्ता की तरफ से जुड़ा हुआ है, और ये एक स्वैच्छिक संस्थान है। ये भी जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में और निरंतर बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ISO राष्ट्रीय मानक संस्थाओं का विश्वव्यापी गैर सरकारी संगठन है, यानी कि संसार भर में व्याप्त है, और ये गैर सरकारी है। यानी कि कोडेक्स सरकारी है और ये गैर सरकारी है। इसका मिशन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विनिमय को सुगम बनाना है, और बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के दृष्टिकोण से ही विश्व में मानकीकरण और संबंधित गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन देना है। इसका अर्थ है, ये है कहने का कि जितने भी नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, प्रौद्योगिकी आ रही है, उन सभी को, या आर्थिक गतिविधियों का जो विकास हो रहा है, उन सभी को आपस में जोड़कर खाद्य पदार्थों से जुड़े हुए कामों में या अदर इंस्टीट्यूट में, अदर का जो उद्योग हैं, उनमें भी एक गुणवत्ता को लाया जाए। ये इसका अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचे स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए, ताकि जो प्रोडक्ट है, जो इन्वायरमेंट है, वो सारा बहुत अच्छी गुणवत्ता का हो। ये उस स्तर पे कार्य करता है। अब ये जितनी भी क्रियाएं करता है, गतिविधियां करता है, उन सभी को अक्सर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के रूप में मान लिया जाता है। यानी कि ये इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, एक गैर सरकारी संगठन है, जो गुणवत्ता संबंधी इतने नए नए प्रयोग और रूल्स लेके आता है। उनको आम तौर पर अंतर्राष्ट्रीय रूल्स रेगुलेशंस के तौर पे उनको धीरे धीरे स्वीकार कर लिया जाता है, और वो अंतर्राष्ट्रीय मानक बन जाते हैं। जैसे यानी कि वो फिर बाद में जाकर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के जो खाद्य मानक संग्रह है, उसमें शायद ऐड हो जाएंगे। जैसे ISO, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट पे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के, जैसे कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कोई हॉस्पिटल्स हैं, कोई और तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स भी, इवन कोई भी कार्य करने वाला कोई भी उद्योग ISO स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकता है। ये सिर्फ उसकी क्वालिटी अच्छी है ये बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ISO 9000 अगर है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा होता है, और वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, और ये बताता है कि वहाँ पे ISO 9000 स्टैंडर्ड किसी का है। इसका अर्थ ये है कि वहाँ की सर्विस इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, यानी सेवा प्रदान करने वाला उद्योग बहुत अच्छा है। जैसे ये किसी होटल के लिए यूज़ किया जा सकता है, रेस्टोरेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई हो सकती है, यानी कि उत्पादन करता, तो वो इसको यूज़ कर सकती है। इसी तरह ISO 9001, 2015, 9004, 2019, ये बहुत सारे अलग अलग होते हैं, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की अलग अलग जो यूनिट्स होती हैं, उनकी क्वालिटी को बताते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि एक सरकारी है और दूसरा स्वैच्छिक है। कोडेक्स जो है वो सरकारी है, सरकारी राष्ट्रीय नियमन डेवलप किए जाते हैं उस पर आधारित। ISO स्वैच्छिक है। तो कोडेक्स क्योंकि गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसमें परिवर्तन बहुत धीमे होते हैं, यानी बहुत धीरे धीरे ही सभी सदस्य मिलकर बहुत सारे चेंजेस को धीरे धीरे अडॉप्ट करते हैं। लेकिन ISO में बहुत जल्दी जल्दी नए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऐड हो जाते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि 5 वर्ष बाद ये मानकों का पुनरावलोकन करते हैं, यानी कि हर 5 साल बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। अल्पमत स्वीकृत पद्धतियों का वर्णन करता है। ये जो कोडेक्स, इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि जो सारी जो इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो सभी पूरी तरह फॉलो कर रहे हों, लेकिन जो ISO है वो अगर कोई उसका उपयोग करता है उस लोगों का, तो वो ये बताता है कि वो पूरी तरह से जो स्टैंडर्ड उसके द्वारा
बताए जाते हैं या फॉलो करने को कहे जाते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। तो इंडस्ट्री आधारित है ये, इंडस्ट्री की डिमांड और इंडस्ट्रीज़ का जो वर्तमान परिदृश्य है उसके ऊपर बेस्ड ISO के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं। ISO 9000 गुणवत्ता आवश्यकताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संकेत चिन्ह है। ये किसी भी संस्थान की गुणवत्ता प्रबंधन यानी क्वालिटी कितने अच्छे से मेंटेन होती है उससे संबंधित है। अगर कोई इसको अडॉप्ट करता है इसका मतलब उसकी वहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब नेक्स्ट आता है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO। इसका लोगो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है आपके। ये एक ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत मतलब जो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड के रूल्स को बनाता है, यानी कि अलग अलग देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किस प्रकार हो, कौन कौन से नियमों का पालन किया जाए, ये जो नियम है ये WTO ही बनाता है। 1995 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उरुग्वे राउंड नेगोशिएशंस, यानी कि उरुग्वे कंट्री में जो नेगोशिएशंस चल रही थी एज अ रिजल्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, उसके एज अ रिजल्ट ये इसको फॉर्म किया गया था। और इसका जो सेंटर है, जो हेड ऑफिस है, वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी फुल फॉर्म को आप ध्यान रखिएगा, WTO विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार के समझौते लागू किए जाएं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में किस तरह से किन किन रूल्स को फॉलो करते हुए सुगमता से व्यापार किया जा सके। तो वो सारे समझौते ये बनाता है और देशों को राजी करता है उसको साइन करने को, यानी कि उसे अपनाने को। व्यापार के संबंधी जो झगड़े होते हैं उनको निपटाता है, जो कंट्रीज़ के बीच में होते हैं उनकी हर देश जो अपनी व्यापार नीति बनाता है उसके जो भी मुद्दे बनते हैं उनको उसमें हेल्प करता है, ताकि जो व्यापार है वो सहज हो जाए, स्वतंत्रता पूर्वक भी हो, निष्कपटता पूर्वक भी हो, यानी कि एक देश दूसरे देश का अनावश्यक फ़ायदा ना उठा सके, और आने वाली परिस्थितियों के बारे में पूर्व अनुमान लगाकर उसी तरह से रूल रेगुलेशन को मोल्ड करता है, ताकि जो आयात और निर्यात या जो व्यापार देशों के बीच में चलता है वो सुगम हो सके। इसमें वस्तुएं भी शामिल हैं, सेवाएं भी शामिल हैं और बौद्धिक संपदा भी शामिल है। ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए फोरम प्रोवाइड करता है, ट्रेड डिस्प्यूट को हैंडल करता है, नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ को मॉनिटर भी करता है और टेक्निकल असिस्टेंस देता है। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जिन्हें मदद की आवश्यकता होती है, वहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दूसरे जितने भी हैं उनके साथ ये कोऑपरेट भी करता है। अब आता है प्रभावी खाद्य नियंत्रण प्रणाली के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, यानी कि खाद्य पदार्थों से संबंधित सुरक्षा और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व क्या है। वो आवश्यक तत्व हैं 2, खाद्य निरीक्षण करते रहना और विश्लेषण क्षमता होना। खाद्य निरीक्षण का अर्थ है कि जो मानक डिसाइड किए गए हैं उनके अनुसार उस खाद्य पदार्थ को समय समय पर बार बार उसकी जांच पड़ताल की जाए, ताकि वो मानक के अनुरूप बन रहा है इस बात को सुनिश्चित किया जा सके। और सभी स्तरों पे, उत्पादन के स्तर पे, फिर हस्तन के स्तर पे, संसाधन के स्तर पे, भंडारण के दौरान, वितरण के दौरान सभी नियम और कानून का अनुपालन हो रहा है और मानकों के अनुसार हो रहा है, ये निरीक्षण करते हैं। ये सरकार और नगर परिषद करती है, और कैसे करती हैं, वो खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति करती हैं। खाद्य निरीक्षकों की ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग के अनुसार वो जो प्रयोगशालाएं स्थापित होती हैं उनमें वो उन खाद्य पदार्थों का समय समय पर उनकी गुणवत्ता जो प्रेस्क्राइब की गई है उसके हिसाब से उस समरूपता को देखते हुए उसका निरीक्षण करते हैं और फिर निर्धारण करते हैं। अब है विश्लेषण क्षमता। खाद्य विश्लेषण कैसे किया जाए। खाद्य विश्लेषण के लिए आवश्यक हर प्रकार से सुसज्जित सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की आवश्यकता पड़ती है और प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हमारे पास लैब होनी चाहिए बहुत अच्छी जिसको हम एनालाइज कर सकें फूड को, और दूसरा हमारे पास प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए। प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता जिन्हें प्रयोगशाला प्रबंधन के सिद्धांत पता हो, भौतिक, रासायनिक, सूक्ष्म जैविक विश्लेषण जिन्हें करना आता हो, खाद्य पदार्थ और खाद्य उत्पादन के परीक्षण का ज्ञान हो, रासायनिक और सूक्ष्म जैविक विश्लेषण कैसे किया जाए उसका ज्ञान हो, तो ऐसी विश्लेषण क्षमता वाले हमें जो कर्मचारी हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि एक अच्छी खाद्य नियंत्रण प्रणाली के लिए खाद्य निरीक्षण करना और अच्छी विश्लेषण क्षमता होना और इनको दोनों को बनाए रखना आवश्यक है।
खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ हमारे पास 3 तरह की हैं। एक है उत्तम निर्माण पद्धतियाँ, जिसको हम GMP कहते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। दूसरा है उत्तम हस्तन पद्धतियाँ, गुड हैंडलिंग प्रोसीजर्स। और तीसरा है हमारे पास HACCP, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। अब इसको हिंदी में कहते हैं संकट विश्लेषण क्रांतिक या महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु। हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास GMP, यानी उत्तम निर्माण पद्धति, यानी कि ऐसा प्रोसेस या ऐसे सिस्टम जिसके द्वारा निर्माण करते समय, निर्माण से पहले ही उन रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाए ताकि जो खाद्य पदार्थ है वो हानिकारक ना हो। उत्पादनकर्ता को उत्पादन से पहले ही यहाँ पे सुनिश्चित करना है कि उत्पाद हानिकारक नहीं है। और GMP में जो चीज़ डिस्क्राइब किए जाते हैं, जो रूल्स और जो स्थितियाँ, जो शर्तें दी जाती हैं फॉलो करने से, उनको अगर फॉलो किया जाए तो निष्पादन, अनुपालन और निष्पादन करने में सहायता देता है। यानी कि आप जो व्यवसाय है वो प्रोडक्ट को सुरक्षित और गुणवत्ता के स्तर का बना सकता है। इसको फॉलो अगर किया जाएगा GMP को, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को, तो लेबलिंग में गलती होने से बचा जा सकता है। और इसकी वजह से उपभोक्ता के मन में उस कंपनी के प्रति विश्वसनीयता बढ़ती है। जब इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, उत्पाद हानिकारक नहीं होता और एक सही माहौल का अनुपालन करते हुए कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो धीरे धीरे उपभोक्ता को भी एक उस प्रोडक्ट को लेकर एक मन में तसल्ली आती है और उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। यानी कि GMP जो है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, उनको फॉलो करते हुए हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रूप से बना सकते हैं। अब आता है गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि इस तरह की हैंडल करते समय की, हैंडल कहाँ से होगा, जब खेत में वो प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ से लेके वो शॉप पे गया या संसाधित किया गया या उपभोक्ता तक पहुँचा, इस बीच में, इस पूरे प्रोसेस में वो कहाँ कहाँ संदूषित हो सकता है, उसके संभावित स्रोतों की पहचान कर लेना और पहले से ही उसको बचा लेना। यानी कि उसके संदूषित होने का इंतज़ार नहीं करना है, उन जगहों, उन पॉइंट्स को पहचान कर पहले से उपाय कर लेना इसके अंदर आता है। और इसके अंदर ये भी इंक्लूड होता है कि जो उस फूड को हैंडल कर रहे हैं उनकी भी स्वास्थ्य संबंधी सभी आदतें जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की वजह से भी खाद्य पदार्थ जो है वो सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता का बनता है। अब आता है थर्ड, HACCP, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, यानी कि ऐसे खाद्य पदार्थों को का जो निर्माण से लेकर और एंड उपभोक्ता तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को इतनी गौर से उसकी जांच पड़ताल और उस पे नज़र रखना ताकि कोई भी ऐसा स्थिति पैदा ही ना हो कि वो किसी भी वजह से वो खाद्य पदार्थ उपभोक्ता के लिए हानिकारक हो पाए। ये प्रिवेंटिव अप्रोच है। प्रिवेंटिव का अर्थ है जो HACCP प्रणाली को फॉलो करते हैं वो उस खाद्य पदार्थ के कच्चे रूप से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने तक का जो पूरा प्रोसेस है उसमें कहाँ कहाँ संभावित ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जो उसके लिए हैजार्ड उसको खतरा पैदा कर सकें, उन सभी को पहले ही पहचान कर उनको मैनेज करते हैं ताकि खाद्य पदार्थ पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। तो ये सारी जो परिस्थितियाँ हैं उनको हम HACCP पे मानते हैं और ये सर्टिफाई तभी किया जाता है कोई भी फूड जब वो इन सारी स्थितियों को, इन सारे नियम कानूनों को फॉलो करता है। इसमें कच्ची सामग्री से लेकर निर्माण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर विस्तृत ध्यान दिया जाता है। कौन कौन से संभावित संकट हो सकते हैं, ये सभी का आकलन और उपाय बताया जाता है। अब है कि इसकी आवश्यकता क्या है या इसका क्या महत्व है। सबसे पहली बात, ये एक प्रिवेंटिव अप्रोच है, यानी कि खाद्य पदार्थों को ये पहले से सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। जो भी संदूषण या जिस तरह का भी कोई खतरा है उसको आने तक उसका इंतज़ार नहीं करते, उसे पहले से ही उसको एनालाइज करते हैं, उसकी संभावना को पकड़ते हैं और उसका उपाय करते हैं।
ये नियमित रूप से उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों का आश्वासन देता है। अगर HACCP को फॉलो किया जाएगा तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो उत्पाद है बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का होगा, तो ये इसका भी आश्वासन देती है। खाद्य निरीक्षण और परीक्षण करते रहना, यानी कि खाद्य पदार्थ कोई खराब हो गया, फिर उसको उठाया गया, फिर उसका निरीक्षण परीक्षण किया गया, ये बहुत टाइम लगता है और ये पकड़ में भी तभी आता है जब उसमें समस्या ऑलरेडी बन जाती है। जबकि HACCP में प्रिवेंटिव अप्रोच होने की वजह से पहले ही, उत्पन्न होने से पहले ही समस्या पकड़ में आ जाती है और उचित कार्रवाई कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकों, संसाधकों, वितरकों और निर्यात करने वाले वालों को संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। यानी कि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, इंस्ट्रूमेंट को, टेक्निक को उस प्रोसेस से जोड़ता है जिसकी वजह से खाद्य पदार्थ जो है सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता का बनेगा। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 HACCP GMP GHP के माध्यम से खाद्य सुरक्षा का प्राथमिक उत्तरदायित्व उत्पादकों और आपूर्ति करने वालों पर डालता है। यानी कि जो 2006 का खाद्य सुरक्षा अधिनियम है FSSAI 2006, ये 3 प्रोसेस लगाता है, HACCP, GMP और GHP। इन तीनों प्रणालियों के थ्रू खाद्य उत्पादकों पे ही ये जिम्मेदारी डालता है कि आपको खाद्य पदार्थ सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता का बनाना है। तो HACCP उसमें अपना योगदान देता है। यह उपभोक्ता संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है इसको अडॉप्ट करना। अब आता है कि ये जो क्षेत्र है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा का, इसमें किस तरह से जीविका के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। बहुत तेज़ी से प्रगति करता हुआ भारतीय खाद्य संसाधन उद्योग है। तकरीबन 26% की GDP में इसकी टोटल हिस्सेदारी है और बहुत सारे वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के प्रयास से भारत से जो खाद्य पदार्थ निर्मित होते हैं उनका निर्यात बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। और जैसे जैसे निर्यात बढ़ रहा है, कंट्रीज़ के बीच में गुणवत्ता संबंधी विश्वसनीयता को कायम रखना बहुत आवश्यक है। इससे संबंधित बहुत सारे अधिनियम भी सरकार ने बनाए हैं, उनका अनुपालन करवाना भी बहुत आवश्यक है। तो एक तरह से अगर हम कहें तो ये बहुत ही विस्तृत और विविधतापूर्ण कार्य क्षेत्र है। इससे जुड़े हुए बहुत सारे व्यवसाय हैं, जैसे कि बहुत सारे विषय हैं खाद्य सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता से संबंधित, जैसे सूक्ष्म जीवों से संबंधित खाद्य सूक्ष्म जैविकी का एक क्षेत्र है। इससे संबंधित कानून और संवेदी मूल्यांकन यानी कि सेंसरी एनालिसिस करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। खाद्य विश्लेषण और गुणवत्ता नियंत्रण अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। खाद्य पदार्थों का संसाधन और संरक्षण, जिसके ऊपर हम पूरा एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, यानी कि प्रिजर्वेशन और उनकी प्रोसेसिंग, ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसी प्रकार इसी क्षेत्र में शोध और विकास और इससे संबंधी खाद्य रसायनों को पढ़ना, खाद्य रसायनों के बारे में जानना भी एक बहुत बड़ा विषय है। यानी कि ये इस प्रकार का क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। तो अब हम देखते हैं खाद्य उद्योग में जीविका या करियर के क्या क्या अवसर हो सकते हैं। सबसे पहले हम गुणवत्ता और सुरक्षा की बात बहुत कर चुके हैं, तो गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक के रूप में कार्य किया जा सकता है। स्वरोजगार और उद्यमशीलता तो हम हर एक में ही कहते हैं कि ऐसे अडॉप्ट की जा सकती है। विभिन्न बड़े खाद्य उद्योगों में गुणवत्ता नियंत्रण इकाइयाँ होती हैं, यानी कि कैसे कैसे क्वालिटी कंट्रोल करने, जहाँ पे GMP GHP और HACCP को अडॉप्ट किया जाता है, वहाँ पे इनको लागू करवाने के लिए भी बहुत सारे जो टास्क फोर्स है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो अलग अलग पदों पे कार्य किया जा सकता है। जो लैब्स हैं उनके अंदर क्वालिटी कंट्रोल के रूप में, खाद्य निरीक्षक के रूप में अलग अलग लेवल पे काम किया जा सकता है। इसी क्षेत्र में शिक्षण और शैक्षिक क्षेत्र में कार्य किया जा सकता है। खाद्य विधिकर्ता यानी कि खाद्य संबंधी कानूनों को जानना और इस क्षेत्र में कार्य करना भी एक व्यवसाय हो सकता है। व्यावसायिक स्वैच्छिक एजेंसियां जैसे ECBAR BIS हैं, जो व्यावसायिक स्वैच्छिक गुणवत्ता मार्क देती हैं, उनमें कार्य किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य विश्लेषण करना, सार्वजनिक विश्लेषक बनना, ये कार्य हो सकता है। HACCP के लिए जो कंपनीज़ में इंटरनल ऑडिटर रखे जाते हैं, वहाँ पे कार्य किया जा सकता है। इन लोगों को ट्रेन करने वाले ट्रेनर के रूप में कार्य किया जा सकता है। स्वैच्छिक संगठन बहुत सारे हैं जो कंज्यूमर से जुड़े हुए होते हैं या फूड क्वालिटी और इससे सेफ्टी से जुड़े होते हैं, वहाँ पे कार्य कर सकते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट में कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा फूड सेफ्टी मैनेजर और HACCP टीम के मैनेजर के रूप में कार्य किया जा सकता है। यानी कि इतने सारे जो क्षेत्र इसमें कार्य क्षेत्र हैं जहाँ पे व्यक्ति कार्य कर सकता है। ISO में परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकता है। और ये जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हमने मानक
पढ़े हैं उनको लेकर अपने देश में जागरूकता फैलाना और उनका प्रबंधन करना अलग अलग प्रकार के व्यवसायों में, उसमें कार्य कर सकता है व्यक्ति। इसके लिए आवश्यक है कि उस क्षेत्र में आपको निपुण होना चाहिए और निपुणता के लिए खाद्य एवं पोषण विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता संबंधी पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण ले सकते हैं। खाद्य सूक्ष्म जैविकी, खाद्य संबंधी कानून, खाद्य विश्लेषण, गुणवत्ता, खाद्य रसायन, इन सभी क्षेत्रों में आप ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर इन सारे कार्यक्रमों को कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये कुछ सेफ्टी के लिए, फूड से रिलेटेड सेफ्टी के लिए कुछ स्लाइड्स में कुछ पिक्स आपके सामने हैं कि कहाँ कहाँ किस किस स्तर पे हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए कि हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो सुरक्षित रहे। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।